हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक। टुडे इज डे नंबर 55। 55 दिन हो गए, 55 दिन ऑफ PYQs, रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स थ्रू PYQs। एंड ऐसा आपको पता है, इंडिया के यूपीएससी के प्रेपरेशन के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हम कॉन्टिन्यूसली PYQs को रिवाइज कर रहे हैं विदाउट फेल। एंड वी आर कवरिंग द PYQs ऑफ द लास्ट 10 years, that too while making notes simultaneously, that too while revising through MCQs, that too by revising and solving PYQs on a daily basis। हम क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग में आपको लिंक मिलता है। when you get the link in the morning, then you practice it। जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको आपके स्कोर्स मिलते हैं। बिल्कुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQs को। जैसे ही PYQs आपको लिंक सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपने स्क्रीनशॉट्स, स्कोर्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। दिस इज समथिंग दैट शुड बिकम अ हैबिट नाउ, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग मी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, when you are making super kalam your accountability partner, you are simplifying your journey of preparing for UPSC। ये जर्नी काफ़ी अकेली हो जाती है, काफ़ी लोनसम फील होता है, बिकॉज यू आर इनक्लोज्ड विद इन फोर वॉल्स, राइट। बट with Super Kalam, with Team Super Kalam, you are not alone. To ensure that we have started this 100 days revision, today is day 55, you have already completed 55 days। It is an achievement in itself। हमेशा एक बात याद रखना कि चैलेंजेस काफ़ी आएंगे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बिना चैलेंजेस के आप लाइफ जी लो, चैलेंजेस तो आएंगे। क्योंकि चैलेंजेस ना हो तो फिर पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं बनती है। पर्सनालिटी स्ट्रांग मुश्किलों का सामना करने के बाद ही बनती है। क्योंकि आपने देखा है, हीरा एकदम हीरा, नॉर्मली आप कहीं से हीरा निकाल नहीं लोगे। वो हीरा बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, तपता है, मार पड़ती है, तब जाकर वो चमकता है, तब उसकी चमक आती है उसके अंदर, तभी वो हीरा बनता है, तभी उसकी वैल्यू हाई होती है। तो ये जो चैलेंजेस आप लाइफ में फेस कर रहे हो ना, इस चैलेंजेस की जो मार है, इससे आप हीरा बनने वाले हो। और उसी शाइन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से देते हैं, डेली आपको डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट में तैयारी करवा के। चाहे वो सुबह का DNA क्लास हो, पावर रिवीजन क्लास हो, ये शाम की क्लास हो, या जो भी माइंड मैप्स और नोट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं डेली, आप जो MCQ सुपर कलाम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो वो हो। ठीक है, चलिए शुरू करें इसी नोट पे। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड सी, दिस इज द सेकेंड डे ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन डे 55। तो यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ना है कि आज हम सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो दीज आर रेंजिंग फ्रॉम 2018 to 2022। The question number one, this topic we had already studied in our DNA classes। If you remember, दिसंबर के महीने में ये टॉपिक DNA classes में हमने पढ़ा था, ग्रीन वॉशिंग। एंड अभी right now also it is in news, so again it's very important to study it। What exactly is green washing? ग्रीन वॉशिंग मतलब होता क्या है कि when something, the product that you are selling or any services that you are providing, it is not good as per the environment के लिए वो product suitable नहीं है, but you are exaggerating your claims about that project, portraying that it is very good for the environment। ओके, दैट इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। वो मिसलीड करना, फॉल्स क्लेम्स करना कि भाई हमारा प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, क्लाइमेट फ्रेंडली है। फॉल्स इंप्रेशन अपने प्रोडक्ट के लिए दिखाना ताकि उसको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और साउंड आप करवा सको, तो पोर्ट्रे कर सको, तो उसको हम ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। ग्रीन परत चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। So here correct answer was A, conveying a false impression that a company's products are eco-friendly, they are environmentally sound। Now your task is, you have to tell me in the chat section, even you can type after the class gets over, तब भी आप बता सकते हो कि what are the examples of such products which are using, what are the examples of such companies which are using green washing। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। Now the next question. Consider the following: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, हमको पता है दीज आर पोल्यूटेंट्स। नाउ एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द इन्वायरमेंट इज और आर द कॉज ऑफ एसिड रेन। आपको पता हो, अगर याद हो, एसिड रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 7th 6th क्लास में हमने पढ़ा है। तो ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछा गया है।
तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर दी ओनली पॉल्यूटेंट्स जिनका अगर एक्सेस हो जाए इन्वायरमेंट में तो उससे एसिड रेन होती है. दे pollute the soil, they pollute the water, they also reduce the growth of crops, they also impact the fishes in the ecosystem. That is because of the increment of sulfur dioxide and nitrogen oxide जो कि कोल बर्न करने के बाद रिलीज होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्न करने के बाद रिलीज होती हैं ये गैसेस एनवायरनमेंट में. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया. तो इसी से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसी से नाइट्रिक एसिड बनता है. जब वो एनवायरनमेंट में मिलता है, जो बारिश होती है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं. ओके, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है करंट अफेयर बेस्ड. इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वेन एवर यू आर स्टडिंग करंट अफेयर्स, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली. Always remember, current affairs are covering all the aspects of all the subjects, चाहे वो पॉलिटी हो, environment ecology हो, science and tech हो. Okay, so let's get started. Consider the following statements. Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar powered international airport. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. अब आपको बताना है which of the statements given above is or are correct. कौन सी statements correct है यहाँ पर. देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो गुजरात नहीं, राजस्थान होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भदला सोलर पार्क है जिसको लार्जेस्ट सोलर पार्क पूरे विश्व में, वर्ल्ड में माना जाता है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज करेक्ट. केरला में फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. बट गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया, दैट इज रॉन्ग. इट इज तमिलनाडु, नॉट गोवा. क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु में फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया था 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाकर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर. अगेन ये एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज है जो यहाँ पर यूज होगी. हमेशा याद रखना, पीवाईक्यूज जब आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है उसका पर्पस एक ही होता है, आपको अवेयर कराना कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व पीवाईक्यूज. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व पीवाईक्यूज, क्योंकि रूट से जुड़े रहोगे, यानी कि जो आपके रूट रिसोर्सेज हैं, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है, उनसे अगर जुड़े रहोगे तो संभावनाएं बहुत हाई होती है कि आप कम से कम इन्वायरमेंट इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल 18 to 20 मार्क्स स्कोर कर सको, है ना. इवन पॉलिटी की भी अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री की भी अगर बात करूं, तो एनसीईआरटीज आर कोर फाउंडेशनल बुक्स दैट यू मस्ट that you must refer to when it comes to prelims. Now, what is or are the advantage or advantages of zero tillage in agriculture? Advantages क्या है, पहले तो ये देख लो कि जीरो टिलेज होता क्या है. जीरो टिलेज वो प्रोसेस है जहां पर आपको जमीन को पहले से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता बीज बोने के लिए. बस डायरेक्टली ड्रिलर्स के थ्रू आप डायरेक्टली जमीन में बीज बो सकते हो, उसको हम जीरो टिलेज बोलते हैं. और इसी के चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसको बोलते हैं हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू डायरेक्टली बिना जमीन को साफ किए, क्रॉप रेजिड्यू बर्न किए, आप जमीन में डायरेक्टली बीज बो सकते हो. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप. यस, जीरो टिलेज से ये पॉसिबल है. विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सेपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग कैन बी डन. हमेशा याद रखना, जीरो टिलेज जब भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट सीड प्लांटिंग की बात आती है, डायरेक्ट सीड प्लांटिंग. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको जमीन क्रॉप्स के रेजिड्यू को बर्न नहीं करना पड़ता, तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी पॉसिबल होता है. ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के ऊपर कल हमने बहुत बढ़िया नोट्स बना के टॉपिक को समझा था. आई होप आपने कल की क्लास अटेम्प्ट की थी. ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अगस्त 12 को, पिछले साल भी हमने पढ़ा था वर्ल्ड एलिफेंट डे, अभी भी आने वाला है. प्लस एलिफेंट्स के ऊपर आजकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स काफी बढ़ गए हैं. सो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है. और पेट्रिशिया सिम्स जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने भी वर्ल्ड एलिफेंट सोसाइटी 2012 में स्टैब्लिश की थी. एलिफेंट को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एलिफेंट सबसे विजडम वाला जानवर माना जाता है. कीस्टोन स्पीशीज का पार्ट है एलिफेंट, प्लस भारत का तो नेचुरल हेरिटेज एनिमल है एलिफेंट. केरला में इनकी पॉपुलेशन काफी हाई रहती है, और इनके जो झुंड की लीडर होती हैं वो फीमेल होती हैं. Okay, so again here if you read the question, leader of an elephant group is a female, first statement is correct. You can easily remove option B and 3. Okay, then a maximum gestation period can be 22 months. Again it is correct. They can calve until the age of 40 years. अपने कोप में
कितने मंथ्स तक बच्चा रख सकती हैं, जेस्टेशन पीरियड कितना है, 22 मंथ्स है। ओके, यहाँ पर मैं फुल फॉर्म ही लिख देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल राइट दी फुल फॉर्म ओवर हियर। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। इट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जिसको सेक्शन 3 ऑफ ईपीए 1986 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के आप मुझे 2 ऑब्जेक्टिव्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आज आपका टास्क है। जब भी मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताओ, ये बताए क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाई जा सके, ताकि मुझे समझ आ सके कि जितने बच्चे कंसिस्टेंटली क्लास में आ रहे हैं उनमें से कितने बच्चे एक्टिव हैं, है ना? तो जब आप अपना टास्क पूरा करते हो ना, मुझे आपकी सिंसेरिटी और आपकी एक्टिवनेस, आपका डिसिप्लिन शो होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के 2 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब भी स्पीशीज न्यूज में होती हैं, हमें उन्हें पढ़ना है, हमें उन स्पीशीज के बारे में, उनका जीनस पढ़ना है, उनकी आईयूसीएन स्टेटस पढ़ना है। ठीक है, वो कहाँ ज्यादा एंडेमिक है, कहाँ उनका ओरिजिन होता है, किस स्टेट में, किस कंट्री में उनका ओरिजिन पॉइंट है, ये समझना होता है। तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो आप देख सकते हो गोल्डन मासीर, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, गोल्डन मासीर इज नॉट अ बर्ड, इट्स अ फिश, लार्ज फ्रेश वाटर फिश। आप देख रहे हो कितनी बड़ी फिश है, एक पूरे इंसान ने अपने हाथों में ऐसे गोद में पकड़ी हुई है। इट इज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ द वाटर, वेरी फेमसली इन द कावेरी रिवर बेसिन इट इज फाउंड। ओके, नाइट जार स्पीशीज हो, ये भी नॉक्टर्नल बर्ड है। स्पून बिल भी एक एक्वाटिक बर्ड है। एंड व्हाइट इल्बिस भी, फुटबॉल शेप इनकी बॉडीज होती है, गोल सफेद होते हैं, क्रेन जैसा इनका नेक होता है, और ये व्हाइट इबिसिस बेसिकली वेडिंग, लार्ज वेडिंग बर्ड्स मानी जाती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज गोल्डन मासीर। अगेन, जो भी स्पीशीज न्यूज में आती हैं, मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग दो स्पीशीज डिलीजेंटली। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में आपको इसका आंसर इसीलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क हमने काफी बार हमारे डीएनए क्लास में पढ़ा है। थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। ठीक है, काफी फेमसली जाना जाता है अपने हैबिटेट के लिए। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, विच इज इन दी बामेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ये आता है डेजर्ट नेशनल पार्क, बामेर एंड जैसलमेर। काफी फेमस भी है बिकॉज वहां पर आप देखोगे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। हमने कम से कम 4 से 5 बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ा है न्यूज़पेपर में, तो आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीशीज को तो मिस नहीं कर सकते हो, राइट? सो दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी हो, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का सॉल्व कर रहे हो ना, ये मैं साइड में नोट्स क्यों बना रही हूँ, ताकि आपको बता सकूं, समझा सकूं कि इस तरीके से हमें साइमल्टेनियसली पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन से नोट्स बना के उनको रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।